बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 16 मई है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है या फिर कोई बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए अचानक तो फिर छोटी गाड़ियों पर लोगों की नज़र नहीं पड़ती, इसी तरीके से कोई बहुत बड़ी खबर हो तो फिर वो छोटी खबरों को खा जाती है। ख़बरें वो भी छोटी नहीं होती लेकिन अपने इम्पैक्ट के एतबार से अक्सर ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी खबर आ जाए तो फिर ख़बरें जिनके ऊपर लोगों की ज़्यादा तवज्जो नहीं होती फिर वो डिस्कशन में नहीं आती। इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे उन 7 ख़बरों के बारे में जो ख़बरें एक बड़ी ख़बर खा गई। बड़ी ख़बर ज़ाहिर है कि सबका फोकस सोशल मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का फोकस है इस वक्त। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर है, उसके हवाले से गुज़श्ता वीडियो में मैं बात कर चुका। लेकिन ये वो 7 ख़बरें हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा जो आने वाले दिनों में आपको ये पता दे रही हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर तनाव होगा, टकराव होगा, ठहराव नहीं होगा। ठहराव जिसकी बड़ी ज़रूरत है इस वक्त, अदम इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल बना हुआ है। ये वो वक्त है जिस वक्त IMF के साथ आपने एक लॉन्ग टर्म प्लान करना है, मुल्क में सरमायाकारी लानी है, मुल्क की मईशत को चलाना है। हुकूमत जो है वो जो कुछ कर ले, इस सूरत हाल की मौजूदगी में, ये जो तनाव और टकराव की सूरत हाल है इसकी मौजूदगी में ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये जो 7 डेवलपमेंट्स गुज़श्ता 24 घंटों में हुई हैं, इसमें मौलाना फजलुर रहमान से लेके जस्टिस बाबर सत्तार से लेके कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हो रही हैं जो आपको पता चलेगा अगले चंद दिनों में कि इनका इम्पैक्ट क्या आता है। ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा से ख़बरें आ रही हैं, सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लेते हैं जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मौलाना की सियासत समझने के लिए भी शायद आपको जो है वो बहुत अरकरेज़ी करने की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान की जो वहाँ पर गुफ्तगू है, उन्होंने एक तो इस्तीफ़े का मुतालबा किया हुकूमत से, लेकिन जो गुफ्तगू है, गुफ्तगू का अंदाज़ है, उसमें वो कहते हैं कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना महज सियासी बयान था। ये कहकर मौलाना फजलुर रहमान ने अब बाकायदा राह हमवार कर दी है कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर शायद उस तहरीक का हिस्सा बन जाएं जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाई गई है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान आखिरी वक्त पर धोखा दे जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस सारी मूवमेंट को, अपोजिशन की तहरीक को हाईजैक कर लेंगे या फिर इस सारे मामले में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे ये तहरीक जो है वो दम तोड़ जाए या इसका असर ज़ाइल हो जाए, कम हो जाए। लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जब ये कहा जाता था, अगरचे अब पता है सबको कि वो 1 पेज किस किस्म का 1 पेज था, लेकिन जब ये सारी चीज़ें थी कि वो 1 पेज है, मुकम्मल 1 पेज, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसा कारगर धरना किया कि नवाज़ शरीफ उसके नतीजे में पाकिस्तान से बाहर चले गए। फिर PDM में उनको जो रोल दिया गया, फिर मौलाना फजलुर रहमान का एक अपना जो है वो जो असर व रसूख है मदरसों की हद तक, और मदरसों के जो लोग हैं वो जिनको सड़क के ऊपर लाने की वो सलाहियत रखते हैं, इस वजह से मौलाना फजलुर रहमान है भी बड़े इंपॉर्टेंट। उन्होंने जो गुफ्तगू की है, मैं आपको ज़रा खुलासा उसका सामने रख देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला जो है वो अब एक ब्रॉडर अलाइंस की तरफ जा रहा है अपोजिशन का, जिसको संभालना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुल्तान में गुफ्तगू कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने कहा कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना महज एक सियासी बयान था। यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं, एहतजाज का उन्वान है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसा ट्विस्ट किया है सारे इस मामले को। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात के इम्कान का जब उनसे सवाल हुआ कि क्या आप अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए जा सकते हैं, उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे, PTI के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनता है तो हौसला अफजाई करेंगे। यहूदी एजेंट तो एहतजाज का उन्वान है, कोई गाली नहीं है। मुझसे पूछना चाहिए था ना जब मैं ये कहता था कि मैं यहूदी एजेंट क्यों कह रहा था, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा। फिर आगे उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, नए इंतखाबात हों और उसमें फ़ौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते जिस किस्म का इलेक्शन करवाया गया है। एक इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है, डिलीवर नहीं कर पाएगी।
पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है लेकिन काबीना में नहीं। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत के लिए मसला होगा। बहरहाल उन्होंने इसके हवाले से जो है वो गुफ्तगू की, जिससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या मामला किस तरफ जाएगा। फिर मामला है जस्टिस बाबर सत्तार का। अब जस्टिस बाबर सत्तार का जो ख़त है, पहले 6 जजेस का ख़त आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट उस सारे मामले को देख रही है। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी के हवाले से सिर्फ लोकली नहीं इंटरनेशनली सवालात उठाए जा रहे हैं। और अदलिया की जो आज़ादी होना या आज़ादी का तासुर होना, ये दोनों हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें। लेकिन अगर आपका तासुर इंटरनेशनली ये बन जाए कि यहाँ पर अदालतें जो हैं वो इंसाफ फराहम नहीं कर सकती, कंट्रोल्ड हैं, फ़ैसले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती, ये तासुर बड़ा ज़हर कातिल है। आपको जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो लाने में बहुत मुश्किलात का सामना होता है। दूसरी बात ये कि इससे जो अदम इस्तेहकाम क्रिएट हो रहा है उसमें आप IMF के साथ किस तरीके से डील कर सकेंगे, आप पाकिस्तान से बाहर से लोगों को यहाँ पर किस तरीके से दावत दे सकेंगे, किसी भी बैरूनी शख्सियत का दौरा कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, ये वो सवालात हैं। और इसी दौरान वो जो ऑडियो लीक्स वाला मामला था केस, उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त लिखा कि उनके ऊपर दबाव आया। उन्हें कहा गया कि बैक ऑफ। हुकूमत ने पहले तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक अटॉर्नी जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अता तारड़ की और आज़म नज़ीर तारड़ की, वफाकी वज़ीर कानून और वफाकी वज़ीर इत्तलात। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर अगर मामला रुक जाता तो आपको अंदाज़ा होता कि पैनिक शायद इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार के जिस ख़त के मदरजात सामने आए हैं उस पर पैनिक का आलम यह है कि 3 मज़ीद मामलात हुए हैं इसके ऊपर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। और उससे आपको अंदाज़ा होता है कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ भेजने की या तो तैयारी हो रही है, या फिर अब पार्लियामेंट से वो जो सिलसिला उमर अता बंदयाल की कोर्ट के ख़िलाफ़ हुआ था, पार्लियामेंट शायद अब इन जजेस के अगेंस्ट जो है वो पिच कर दी जाए, हो जाए, सियासी जमातें जो हैं वो खुलकर इस सारे मामले पर आ जाएँ। कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने इसके हवाले से पहले तो एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो उनकी गुफ्तगू है कि जिसका जब दिल चाहता है इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है, आला अदलिया इस मामले का नोटिस ले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो देखे कि हाई कोर्ट के जज ख़त क्यों लिख रहे हैं, यानी कि इस ख़त को मिसकंडक्ट जो है वो करार दिया जाए कि ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है कि जजेस दबाव के हवाले से ख़त लिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजकल फ़ैसले आ रहे हैं इससे कौम परेशान है कि कुछ लोगों के लिए फ़ैसले घंटों में आ रहे हैं जबकि गरीब को इसके लिए बरसों इंतज़ार करना पड़ता है। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली, फ़ैसले बदल गए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर सारे मामले का जायज़ा लिया जाए, अदलिया ऐसे फ़ैसले ना करे जिस पर 10 साल बाद इसे नदामत और फ़ैसला तब्दील करना पड़े। साथ ही जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है MQM, उन्होंने भी अपने बयान में कह दिया कि दफाई इदारों पर तनकीद और तबसरे करना मुल्की मफाद में नहीं, इंसाफ की अदम फराहमी ने निज़ाम इंसाफ पर से कौम का एतमाद उठा दिया है। उन्होंने कहा कि सस्ती शोहरत के लिए मुल्की मफाद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, जजेस अपने फ़ैसलों से पहचाने जाते हैं, इल्ज़ामात और बयानात के ज़रिए नहीं। फिर तीसरा इस सारे मामले पे जो इस वक्त मंजरनामे पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान, फिर कामरान टेसोरी और फिर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा उससे भी बढ़कर जो है वो पगड़ियाँ उछालने और पगड़ियों की फुटबॉल बनाने वाली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तलाल चौधरी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सही और गलत फ़ैसलों पर सज़ा और जज़ा का निज़ाम सबसे पहले अदलिया में होना चाहिए। 62-63 पर नाअहली के फ़ैसले वो कर रहे हैं जो ख़ुद 62-63 पर पूरा नहीं उतरते, यानी कि जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से वो जो चीज़ें चली थी, पूरी कैंपेन चली थी, ग्रीन कार्ड, बच्चे, शहरियत, कारोबार, प्रॉपर्टीज़, ये सारे मामला चले थे जिसके ऊपर उन्होंने बैक ऑफ नहीं किया। और हाई कोर्ट और बहुत सारे आपने देखा कि वकला तंजीमें वो उनकी पुश्त के ऊपर खड़ी हो गई। तो यहाँ से अब वो 62-63 वाली बहस जो है वो शुरू हो गई कि जो जजेस हैं उनकी भी स्क्रूटनी जो है वो उसी पैमाने पर होनी चाहिए जिस पैमाने पर सियासतदानों की होती है। तलाल चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो शख्स प्रेशर नहीं ले सकता तो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। अब इसका मतलब यह है वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार हों या ये जजेस जिन्होंने ख़त लिखा है या दीगर जजेस जिन्होंने बाद में बताया है कि हमारे ऊपर दबाव है, ये अगर ये प्रेशर नहीं ले सकते, इनको अगर प्रेशर आता है और ये अपने फ़ैसले तब्दील कर लेते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो फिर वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं।
जज ख़त नहीं बल्कि नोटिस जारी करता है। जजेस वज़ीर-ए-आज़म को फांसी या इक़्तिदार से हटा देते हैं। पूरी दुनिया में एक ही ज़ाब्ता है कि जजेस अपने फ़ैसलों से पहचाने जाते हैं। जजेस लिख कर कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। ज़िलाई अदलिया को प्रेशर और तहफ़्फ़ुज़ से बचाने के लिए हाई कोर्ट होता है। आपने तो जज़ा और सज़ा का फ़ैसला करना होता है। अदलिया को तमाम प्रेशर से आज़ाद होना चाहिए। पार्लियामेंट को सो मोटो लेना चाहिए, वो सबसे बड़ा इदारा है। ये कहा है जनाब तलाल चौधरी ने। और फिर फैसल वाडा साहब अपेयर हुए। अगरचे फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई, उसके बाद हुई तलाल चौधरी की, लेकिन फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने तो बाकायदा जिसे कहते हैं कि धमकियाँ दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि बल्कि ख़बरदार किया। उन्होंने कहा कि अब इल्ज़ाम लगाने और पगड़ी उछालने वालों की डबल पगड़ी उछालेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसल वाडा ने कहा कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि जिन्होंने कुर्बानी दी उनका तमस्खर उड़ाया जाए? बस बहुत हो गया। इदारों का निशाना बनाना बंद करें। अगर इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। ज़ाहिर है कि अब ये सारा मामला, इसके ऊपर एक बात तो तय है कि दूसरी तरफ से जो जजेज़ हैं, अदलिया है, वो जिस तरीके से खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ से अब उसको भी कन्फ्रंट किया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि महाज़ाराई, तनाव और टकराव। अच्छा, फैसल वावडा ने जो है वो दोहरी शरीयत की भी बात की कि अगर मेंबर असम्बली जो है वो दोहरी शरीयत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे। ये ज़ाहिर है कि ये फोकस हो गया, बात जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर असम्बली कानून बनाती है तो हमें ये कानून भी बनाने होंगे। फिर सोशल मीडिया के कवानीन बनाएं, लेकिन सब के लिए बनाएं। हमें कागज़ पर कार्रवाई और सबूत चाहिए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा कि कंसोर्शियम है जो इंतशारी टोले को लेकर चल रही है, माँ बहन बेटी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। ये जनाब फैसल वावडा ने गुफ्तगू की। फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, ये अगेन एक ऐसी ख़बर है जिसमें पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि ये आपके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाएगी। अब लोड शेडिंग का ज़ाहिर है, गर्मी शुरू हो गई। सबको मालूम है कि गर्मियों में आपने जो सूरत हाल है लोड शेडिंग की, उसका पिंडी में बाकी जगहों के ऊपर हमें तो बहुत अच्छा अंदाज़ा हो रहा है ना। आई एम श्योर कि एवरीवेयर पाकिस्तान में ये साल भी गर्मियाँ जो हैं उनको बहुत अच्छी नहीं होंगी। बिलों की आलम अलहदा है और फिर लोड शेडिंग का अलहदा। खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने चलते चलते एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और उन्होंने कहा कि पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्ज़ा कर लेंगे। कब्ज़े की धमकी जो है उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा कि कल तक, यानी आज तक लोड शेडिंग कम करने की मोहलत उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अगर लोड शेडिंग कम नहीं होती, पेस्को चीफ़ को अगर खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो उनके तरीके से चलना होगा, यानी उन्होंने कहा मेरे तरीके से चलना होगा। और उन्होंने कहा कि अगर लोड शेडिंग कम नहीं होती तो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर कब्ज़ा करके लोड शेडिंग शेड्यूल वो खुद बनाएंगे। साथ उन्होंने कहा कि ये वार्निंग नहीं, टाइम लाइन है। उनका सूबा जो है वो सस्ती बिजली बनाकर महंगी ख़रीदता है। वफाक ने हक़ नहीं दिया तो वो देखें, सब देखेंगे कि वो हक़ कैसे लेते हैं। अगेन ये वो ख़बर है जिसके ऊपर अगर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर हैं वो करते हैं तो फिर वो सारा मामला पीपल्स पार्टी के गवर्नर जनाब फैज़ल करीम कुंडी साहब, वो आपको खड़े हुए नज़र आएंगे। जो गवर्नर राज की बातें चल रही हैं, तो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है कि सूरत हाल ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। इसी पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो उन्होंने जो खिताब किया उसमें उन्होंने भी इस सारे मामले पर, ये 9 मई की सारी बहस चल रही थी, 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGI-SPR की। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनएक्सपेक्टेडली जितना सख्त तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट किया है, जो ज़ाहिर है कि ये तो था कि रिएक्ट करेंगे, लेकिन उनके तो तमाम के तमाम लीडर्स, तमाम MNAs जिससे भी बात करें वो 9 मई के हवाले से अब बहुत ही यानी कि फ्रंट फुट के ऊपर आकर वो गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं। डायरेक्टली DGI-SPR को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो सारी बात करते हैं। और इस सारे मामले पर पीपल्स पार्टी गुज़श्ता रोज़ आकर असम्बली में उसने भी अपना जो है वो मौक़िफ़ रख दिया। बिलावल ने कहा कि ये जो है वो 9 मई की माफ़ी मांगने की बात की, वरना उन्होंने कहा कि यही सूरत हाल आपके साथ चलती रहेगी। अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा को जो तोहफ़ा दिया बड़ा ड्रामेबाज है। फिर अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने सवालात उठा दिए कि वो उनकी सेटिंग है। अब वो सेटिंग कहाँ है वो ये बता दें बिलावल
किन की बात कर रहे हैं? वो फ़ौज की बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि वो ये खुद बता रहे हैं कि कोई सेटिंग से लोग बनते हैं। बहरहाल बिलावल ने इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू की और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एंड फाइनली जो ख़बर जिसको इस बड़ी ख़बर में ये ख़बर भी दब गई, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स, दुबई लीक्स या प्रॉपर्टी लीक्स, इसका जो मामला सामने आया उसमें ज़ाहिर है कि बहस बहुत सारे लोग बहुत सारे एंगल से कर रहे हैं। आप अगर उस खबर को देखें, आपने देखा कि हमारे यहाँ इन्होंने कहा कि वो पनामा भी आया था, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया, वो फलाना भी आया था, तो इसमें क्या है, बाहर का जो है वो प्रॉपर्टी रखना, आप आइनी कानूनी पैसा लॉन्च के ज़रिए गया, अयान अली लेके गई, कौन लेके गया, इस सारी बहस से हट जाएँ, सारी बातें झूठी होंगी। इखलाकी सवाल के ऊपर भी अगर आप सिर्फ बात कर लेना, 11 अरब डॉलर की, 17,000 पाकिस्तानी, 23,000 से ज़ायद प्रॉपर्टीज़, 11 अरब डॉलर की, एक ऐसा मुल्क जिसका अपना फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व 7-8 अरब डॉलर के ऊपर खड़ा हुआ है गुज़श्ता 2 साल से, उनके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कितनी बड़ी जो है वो कितनी महंगी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दुबई में है। और हमारे यहाँ इसके ऊपर जो रिएक्शन दिया जा रहा है वो बहुत ही दिलचस्प है। ये वो लोग हैं, ये वो सियासतदान हैं, ये वो हुकूमत है, अगर इनके लोगों के, इनके बहन भाइयों या किसी भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर निकलती हैं, बात होती है उसकी, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आनी है, अपनी सरमायाकारी ये वहाँ पर कर रहे हैं। अब दुनिया को ये कैसे बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी के लिए एक महफूज मुल्क है या आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और तीसरी बात कि जिन्होंने इस सारे स्कैंडल को ब्रेक किया है, ज़रा जाकर उस रिपोर्ट को पढ़ें तो सही, वो बात क्या करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो वो जगह थी जहाँ पर अगर सहरा में आंधी आती थी, रेत का तूफ़ान आता था, तो वो सीधा जाकर जो है वो गिरता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में। अब उसके दरमियान दुबई आ गया और उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट जारी की है उसमें सारी गुफ्तगू का फोकस ये है कि क्रिमिनल्स, ड्रग लॉर्ड्स, असलहे के डीलर, जो मनी लॉन्ड्रिंग के में मुलव्विस लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पूरी दुनिया को सफाइयाँ दे रहा है कि हमारे यहाँ नॉर्वे में जो उनकी एम्बेसी का रिएक्शन आया, यूके से यूएई की एम्बेसी ने रिएक्ट किया, उनको मालूम है कि ये ऐसा मामला है जिसकी वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उनको दोबारा से ग्रे लिस्ट में डाल सकती है, वो ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं इस मामले की वजह से। टेरर फाइनेंसिंग के मामलात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं कि ये लोग फॉर एग्ज़ाम्पल वो जुमेरा टावर की तरफ उबैद ख़नानी जो हैं, ख़नानी एंड कालिया पाकिस्तान में सब जानते हैं, उनकी प्रॉपर्टी निकली है। जो दुबई के मुख्तलिफ़ प्राइम लोकेशंस के ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन ये सारा मामला भी जो है वो डाई डाउन हो गया फ़िल वक्त इस एक मेन ख़बर से। लेकिन जैसे ही आज ये धुंध छटेगी, ज़रा ये मामला सबसाइड होगा, इमरान खान की पेशी वाला 1 दिन या 2 दिन में, ये जो डेवलपमेंट्स हैं जिस रुख पर हो रही हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला हो, जस्टिस बाबर सत्तार का मामला, उसके ऊपर जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन का आगाज़ हो गया है, उसका मतलब ये है कि तनाव है, टकराव है, ठहराव नहीं है, वो ठहराव जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।